नमस्ते। हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 की हिंदी पाठ्य पुस्तिका कृतिका भाग 1 का अध्याय माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। तो इस अध्याय का हम पूर्ण व्याख्यान पिछले वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसके सभी प्रश्नोत्तर देखते हैं, क्वेश्चन आंसर। प्रथम प्रश्न है कि शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ से वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? तो शहरवासी माटी वाली तथा उसके कनस्तर या कंटर को इसलिए जानते होंगे क्योंकि पूरे टिहरी शहर में केवल वही अकेली माटी वाली थी, उसका कोई प्रतियोगी नहीं था। केवल अकेली ही ये माटी डालती थी, इसके अलावा कोई माटी डालने वाली नहीं थी। माटी वाली की लाल मिट्टी हर घर की आवश्यकता थी। घर में लीपने पोतने के लिए या चूल्हा चौका करने के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता रहती थी, इसलिए हर घर में इस लाल मिट्टी की आवश्यकता थी, जिससे चूल्हे चौके की पुताई की जाती थी। इसके बिना किसी का भी काम नहीं चलता था, इसलिए सभी उसे जानते थे तथा उसके ग्राहक थे। वह पिछले अनेक वर्षों से शहर की सेवा कर रही थी। माटी वाली एक हंसमुख स्वभाव वाली महिला थी। इस कारण स्वाभाविक रूप से सभी लोग उसे जानते थे। अगला प्रश्न है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं है? कि जब ठकुराइन ने ये कहा था कि तुम्हारे भाग्य अच्छे हैं जो तुम इस समय पर आई हो, चाय बन रही है, चाय पीकर जाना, तब उसने कहा था कि अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय नहीं है। तो ये प्रश्न पूछा गया है कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? इसका जवाब है कि माटी वाली अपनी आर्थिक और पारिवारिक उलझनों में उलझी हुई थी। निम्न स्तर का जीवन जीने वाली महिला थी। अपना तथा बुड्ढे का अर्थात अपने पति का पेट पालना ही उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी। सुबह उठकर माटा खाना जहाँ मिट्टी की खान होती है, और दिन भर उस मिट्टी को बेचना, इसी में उसका सारा समय बीत जाता था। अपनी इसी दिनचर्या को वह नियति मानकर चले जा रही थी कि यही उसका भाग्य है, अपनी इस दिनचर्या ही कि सुबह उठकर माटा खाना जाना और वहाँ से माटी भरकर पूरे दिन शहर में बेचना और फिर शाम को घर लौटकर जाना। तो इसी दिनचर्या को वह अपना भाग्य मान चुकी थी। ऐसे में माटी वाली के पास अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है कि भूख मीठी कि भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? कि वो बार बार उसके लिए कह रही थी, माटी वाली अपने पति के लिए, कि मैं 2 रोटी लेकर जाऊंगी और उसके लिए साग नहीं है। तो उसने कहा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो इससे अभिप्राय ये है कि भूख और भोजन का आपस में गहरा संबंध होता है। स्वाद भोजन में नहीं बल्कि मनुष्य को लगने वाली भूख से होता है। भूख लगने पर रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है और भूख न होने पर स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लगने लग जाता है। इसलिए भूख को मीठी बताया है भोजन से अधिक, क्योंकि भूख तीव्र होती है तो रूखा सूखा भोजन भी मीठा लगने लगता है। अगला प्रश्न है कि पुरखों की गाड़ी कमाई से, पुरखों से तात्पर्य पूर्वजों की, गाड़ी कमाई से तात्पर्य है कि मेहनत से कमाई हुई, कि पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव सस्ते मोल में बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए।
कि जब मालकिन ने या ठकुराइन ने ये कहा था उस कांसे के गिलास को देखकर, तांबे के गिलास को देखकर, कि पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता है। तो मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो इसका जवाब है कि हमारे पुरखों ने अनेक संघर्षों के बाद चीज़ों को पाया है, प्राप्त किया है। इन वस्तुओं का मूल्य हम धन से नहीं आंक सकते हैं, कि वो धन से आंकने वाली वस्तुएं नहीं है, वो हमारे लिए पूर्वजों की निशानी है, अमूल्य है। हम चाहे इन वस्तुओं में वृद्धि न कर पाएं, परंतु इन वस्तुओं को कौड़ियों के दाम पर, सस्ते दामों पर नहीं बेचने चाहिए। कुछ लोग स्वार्थ के वशीभूत होकर इसे औने पौने दाम में बेच देते हैं, अर्थात बहुत ही सस्ते दाम में, जो उसके योग्य नहीं है, जो कभी भी उचित नहीं है। हमें इनके पीछे छिपी भावना को समझना चाहिए और यहाँ पर घर की मालकिन के विचार वाकई में प्रशंसा के योग्य हैं, प्रशंसा के काबिल हैं, जो अभी तक अपने पुरखों की विरासत को संभाले हुए है। अगला प्रश्न है कि माटी वाली की रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना, कि 3 रोटियां हैं, एक तो वो पहले खा चुकी थी, अब उसके पास 3 रोटियां हैं, 2 वो बुड्ढे को खिला देगी और एक वो घर जाकर स्वयं खा लेगी। इस प्रकार से माटी वाली का रोटियों का इस तरह हिसाब लगाना उसकी किस मजबूरी को प्रकट करता है? तो ये वो गरीब और लाचारी को यह प्रकट कर रहा है। तो इसका पूर्ण उत्तर प्रस्तुत है कि माटी वाली का रोटियों का हिसाब लगाना उसकी गरीबी, फटेहाली और आवश्यकता की मजबूरी को प्रकट करता है। माटी वाली दिन भर के अथक परिश्रम के बाद भी इतना नहीं कमा पाती थी कि जिससे वह अपना तथा अपने बूढ़े बीमार पति का पेट भर सके। यह माटी वाली की व्यवस्था ही थी कि रोटियों को हिसाब लगाकर वह स्वयं खाती थी तथा बाकी बची हुई रोटियां अपने बूढ़े बीमार पति के लिए रख देती थी। तो उसकी गरीबी और फटेहाली जो व्यवस्था थी, मजबूरी थी, इसी के कारण वह रोटियों का हिसाब लगाती थी। अगला प्रश्न है कि आज माटी वाली बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। कोरी रोटियां मतलब बिना सब्जी के, केवल रोटियां। इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका जवाब है कि माटी वाली का अपने पति के लिए रोटियां बचा कर ले जाना और उसे साग के साथ खिलाना उसके अपने जीवन साथी के प्रति अटूट प्रेम, समर्पण तथा निष्ठा के भाव को बताता है। तो ये जो भाव व्यक्त हुए हैं अपने जीवन साथी के प्रति प्रेम, समर्पण तथा निष्ठा का भाव यहाँ व्यक्त हुआ है। वह अपने पति के स्वाद एवं स्वास्थ्य दोनों की ही प्रति चिंता करती है। वह हर हाल में बूढ़े को खुश देखना चाहती है। उसे बूढ़े के प्रति दया, वात्सल्य और सहानुभूति है। अगला प्रश्न है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। इस कथन का आज से स्पष्ट कीजिए। इसका जवाब है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। तो इस कथन का आशय यह है कि गरीबों के रहने का आसरा नहीं छीनना चाहिए। कि गरीबों का शमशान से तात्पर्य है कि गरीबों का जो रहने का आसरा है, रहने का स्थान है, वो नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली जब एक दिन मजदूरी करके घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। कि जब माटी वाली मजदूरी करके माटी बेच के पूरे दिन और जब अपने घर पहुंचती है तो उसके पति की मृत्यु हो चुकी होती है। वह उसके सामने विस्थापन से ज़्यादा पति के अंतिम संस्कार की चिंता करती है, क्योंकि वो वहाँ से लोग विस्थापित होकर जा रहे हैं, वहाँ छोड़कर दूसरी ओर पलायन कर रहे हैं। तो उस विस्थापन से ज़्यादा उसे पति के अंतिम संस्कार की चिंता रहती है, क्योंकि वहाँ के जो शमशान है वो भी उनको
जो माठ खाना था वहीं पर उसके शमशान थे और उसको अब एक टिहरी बांध का निर्माण कर दिया गया था वहाँ पर। तो माटी वाली को अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब चुके होते हैं। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं रह जाता है। इसी दुख के आवेश में उसने यह वाक्य कहा है। अगला प्रश्न है, विस्थापन की समस्या पर एक अनुच्छेद लिखना है। तो विस्थापन से तात्पर्य यह है कि एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पलायन करना ही विस्थापन होता है, उनको बलपूर्वक हटाया जाता है। तो इसका जवाब है कि विस्थापन का अर्थ है किसी स्थान पर बसे हुए लोगों को कहीं से बलपूर्वक हटाना, की शक्ति का प्रयोग करके किसी भी स्थान पर बसे हुए लोगों को बलपूर्वक हटाना और वह जगह उनसे खाली करा लेना ही क्या है, विस्थापन है। आज विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है। जड़ से तात्पर्य है कि जो जहाँ वो पुरखों से, जहाँ उनके पुरखे रह रहे थे और अब वो स्वयं भी रह रहे हैं, कि कई पीढ़ियों से जो वहाँ पर रह रहे थे। तो विकास और प्रगति के नाम पर कई लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर जाना पड़ता है, अपने पुरखों की ज़मीन को छोड़कर जाना पड़ता है। उनके सामने रोजगार और घर की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार विस्थापितों को बसाने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है, कि जो ऐसा भी नहीं है कि जो विस्थापित किए हुए लोग होते हैं सरकार उनको बसाने के लिए आश्रय नहीं देती है, किंतु वो सारी सुविधा मुहैया नहीं करा पाती है, वो सारी सुविधाएं उनके लिए अपर्याप्त होती हैं। तो ये विस्थापन पर एक लघु संक्षिप्त अनुच्छेद था। तो इस प्रकार से इस अध्याय के सभी प्रश्नोत्तर पूर्ण होते हैं। अगला अध्याय हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।